हेलो, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। और आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ इस पॉडकास्ट के लिए आई। अगर मैं आपका परिचय दूँ तो मुझे लगता है काफ़ी लोग शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपको देखकर उनको लग रहा होगा कि या तो आज हम बॉलीवुड पर कोई पॉडकास्ट करेंगे या तो फिर किसी ब्यूटी कंसेप्ट पर कोई पॉडकास्ट करेंगे। उनको ज़रा भी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि आज हमारा पॉडकास्ट किस चीज़ पर है। तो अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सोशल वर्क करती हैं। आपने बचपन से ही सोशल वर्क करना शुरू कर दिया था। आपकी वर्षा फाउंडेशन नाम से आपकी संस्था है, जिसके तहत आप सारे सोशल वर्क करती हैं। आप गायों का ध्यान रखती हैं, आपने गौशाला भी खोल रखी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने छोटी उम्र से ही इतने सारे सामाजिक कार्य करने शुरू कर दिए थे, सोशल वर्क करने शुरू कर दिए थे, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मतलब आपको कैसे लगा कि आपको सामाजिक कार्य करना चाहिए? क्योंकि आपकी उम्र में लोग या तो पैसे कमाने की सोचते हैं या तो अपने कैरियर बनाने की सोचते हैं, लेकिन आपने सामाजिक कार्य करने की सोची, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? गौशाला, मैं ये सारी चीज़ें, मैं सारा क्रेडिट तो अपनी माताश्री को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि एक बार मैं पानी मांगूँ तो मुझे भले ही मत देना, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि कोई प्यासा है और उसे पानी की आवश्यकता है तो उसे ज़रूर दे देना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे गुस्से को भी समझती हूँ और तुम्हारे प्यार को भी समझती हूँ। लेकिन जो बाहर का होगा वो सिर्फ तुम्हारी इंसानियत देख के ही तुम्हारी पहचान करेगा। तो ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, उन्हीं से मुझ में ट्रांसफ़र हुआ है ये। मम्मी मेरी आज भी खाना बनाती हैं तो शायद है कि वो 4 गुना ज़्यादा ही बनाती होंगी, कि जितने भी जानवर आएँ उनको खाना कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, वो भूखे नहीं जाने चाहिए। और ये काम गौशाला वाला मैंने 2019 में रजिस्टर्ड 2019 में मैंने शुरू किया, बाकी मैंने 2016 से ही काम करना शुरू कर दिया। मैं 12th क्लास में थी, तब से मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। तो इस काम से मुझे संतुष्टि मिलती है। जब मैं किसी की मदद कर देती हूँ, किसी गाय की सेवा कर देती हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि हाँ, आज मेरा जीवन सफल है, आज का दिन मेरा सार्थक रहा, मैंने कुछ काम किया। तो ये काम मैंने अपने लिए चुना है, और अपने लिए चुन के जब ये काम करना शुरू किया तो काम करते करते ये एहसास हुआ कि आज ये समाज की भी ज़रूरत है कि हमारी जो गायें हैं, देसी गायें हैं, उनको बचाया जाए, उनकी चीज़ों को बचाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये दौर चल रहा है ना, हमारे बीच हमारी गाय नहीं होंगी, कुछ ऐसी गायें होंगी, शायद उनको गाय बोलना भी हमारे लिए टफ़ हो जाएगा कि ये हमारी गायें हैं। ये दिन आने में टाइम नहीं लगेगा, तो हमें इन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2019 में हमने अपने संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया, और तब से लेके आज तक हमने पूरा फोकस्ड किया कि हम कितना बेहतर इनके लिए काम कर सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि आपको सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा अपनी माताजी से मिली, तो आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य करने की सोची होगी। आपने सोचा होगा आप ये भी सामाजिक कार्य करेंगी, लेकिन ऐसा क्या वाकया हुआ, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट हुआ कि आपको लगा कि आपको गौ सेवा ही करनी है और आपने गौशाला की स्थापना की? जैसे हर किसी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ के बाद उसकी लाइफ बदल जाती है, उसकी लाइफ एक दिशा में चली जाती है। तो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि जब आपको लगा कि आपको गौशाला की स्थापना करनी चाहिए, आपको गौ सेवा ही करनी चाहिए और लाइफ टाइम आपको गौ सेवा में ही समर्पित कर देनी चाहिए? तो वैसी प्रेरणा कैसे मिली आपको और वो टर्निंग पॉइंट क्या था, उसके बारे में ज़रा बताइए। दरअसल कुछ निजी ज़िंदगी में ऐसे दौर थे जिसमें ये लगा कि शायद मेरा जीवन इसीलिए है कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है। क्योंकि मैं जब 12th पास हुई तो फैमिली कुछ ऐसा रहा, पारिवारिक माहौल, कि मुझे अपनी पढ़ाई से ज़्यादा फोकस्ड मुझे अपने संबंधों पे देना पड़ा। तो उनको बचाने के लिए मेरी माताश्री ने मुझे परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखा। शायद एजुकेशन पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि गांव का कुछ ऐसा माहौल भी रहा। तो वो जो मेरी चिढ़ थी कि मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ करना ही है, तो ऐसे ख्याल आया कि जब दूसरों, मतलब ऐसे इंसानों की सेवा ही करनी है, तो क्यों ना हम 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लें, बुज़ुर्गों को, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कोई है नहीं उनका करने वाला। तो मेरे दिमाग में थॉट था कि मुझे जो है वृद्धाश्रम बनाना है, और उस पर हम लोगों ने काम भी किया। लगभग 10 लोग ऐसे थे जिनको हम लोग महीने का राशन, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो भी रहता था, या फिर उनकी अन्य कोई समस्या होती थी, तो हम लोग उस पर काम किया करते थे। लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे एक दादाजी थे, उनके बच्चे बाहर रहते थे,
3 महीने हम लोगों ने उनका जो है खूब ख्याल रखा, बहुत अच्छे हो गए, वो खुश रहने लगे, सब कुछ अच्छा था। अचानक से एक दिन उनका बेटा आया और गोकर्ण जी का कॉलर पकड़ लिया कि आप लोग हमारा खेत हड़पना चाहते हैं, इस वजह से आप जो है इनको खिला पिला रहे हैं, अन्य परेशानियां होने लगी। तो उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि जिसमें हम कुछ ऐसे पावर के साथ खड़े हो पाते कि हाँ हम ये करना चाह रहे हैं। तब हमें ये लगा कि हमें जब करना ही है तो हम क्यों ना कुछ अपने साथ पावर लेके चलें। तब मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया तो उसमें पता चला सोसाइटी ट्रस्ट और ऐसे एनजीओज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। तो पहले मैंने ढूंढा कि शायद मुझे कोई ऐसा एनजीओ मिल जाए जिसमें मैं काम कर सकूं, पर मुझे नहीं मिला। तो लास्ट में ये हुआ कि हम अपना खुद बना लेते हैं। तब हमने अपना वर्षा फाउंडेशन बनाया और ये करते करते हमें 4 साल का टाइम लग गया। तो उसमें हमें समाज का खूब अच्छे से एक्सपीरियंस मिला कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जब हम ये अपना वर्षा फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे थे, उस दिन का दौर था कि हम लाल गोपालगंज से निकले। हमारा जो प्रयागराज का लास्ट एरिया पड़ता है लाल गोपालगंज, वहाँ से हम प्रयागराज आ रहे थे वकील साहब के पास डीड लेने के लिए, डीड की कॉपी लेने के लिए। तो 3-4 मुझे एक्सीडेंट केस दिखे पहले, जो बहुत बड़े बड़े नंदी और गौ माताएँ थी। तो ऐसे नज़र पड़ी जाती है जब अचानक से कोई 4-5 जो है ऐसे चीज़ें दिखेंगी जो रास्ते पे एकदम काली रोड हो और खूब खून फैला हो लाल कलर का, तो वो दिखता है, दूर से ही दिखता है। तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो हमने कहा कि यार गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, उसके बावजूद जो है ये परेशानियां आ रही हैं कि मतलब कर नहीं पा रहे हैं लोग, या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो हमने कहा आज यहाँ से लेके प्रयागराज तक हम देखते चलते हैं कि हमें कितने एक्सीडेंटल केस मिलते हैं। तो उस दिन हमें 19 टोटल केस दिखे थे। जो लास्ट वाला केस था वो बिछिया गांव का था, 2017 या 18 की बात है। तो वो हमने कहा गोकर्ण जी रुकिए, तो रुक के थोड़ा हमारी स्कूटी आगे आ गई। तो हम जब उतर के उसके पास गए तो वहाँ जब मैं उसके पास पहुँची तो उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ उसने अपनी पलक झपकाई। और यकीन आप नहीं करेंगे कि जब उसने पलक झपकाई तो ये लगा, मैंने तो उसे मृत समझ लिया था, और उसने पलक झपकाई तो ये लगा बाप रे, ये मतलब कब से यहाँ पड़ी होगी। थोड़ी दूर पे एक घर था, जब उनसे बात करी, क्योंकि मैं पानी लेने गई, मुझे लगा थोड़ा सा पानी इसको डालते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर ज़ख्मी कोई हो तो उसे पानी नहीं पिलाया जाता। तो मुझे लगा सेम प्रोसेस शायद होता, और लिटरली वही होता है। आधे से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे इंसानों की ही होती हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने पानी नहीं दिया, लेकिन उनसे बात किया तो पता चला कि ये 3 दिन से पड़ी हुई है, किसी ट्रक वाले ने इन्हें ठोकर मार दी है। तो मैंने कहा आपने डॉक्टर को नहीं बताया? बोले कि अरे कहाँ टाइम है। उनका लिटरली सिर्फ यही शब्द था कि कहाँ टाइम है। तो ये सुन के थोड़ा सा कष्ट भी हुआ कि मतलब आज के टाइम पे कोई जीव को जीव समझने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ट्राई किया कि हम कुछ करते हैं। तो हमें जाना था उधर, लेकिन हम लोग रुक गए वहाँ पे, और फिर एक 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया मैडम यहीं कौड़िहार में ही पशु चिकित्सालय है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ गए तो डॉक्टर कहीं ऑपरेशन वगैरह के लिए निकले हुए थे, वो थे नहीं। जो नीचे वाले डॉक्टर थे वो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि विदाउट परमिशन हम कहीं नहीं जा सकते। तो नहीं समझ में आया, 4 घंटे हम लोग परेशान रहे यहाँ से वहाँ। जो कोई भी जो रास्ता बता रहा था हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन 4 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला, और हम 1 रुपए की दवाई नहीं ले पाए। कोई डॉक्टर क्योंकि जान पहचान में तब नहीं था। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं काम किया, मैंने डीएम साहब को कॉल किया तो यहाँ पे कॉल रिसीव नहीं हुई, रिसीव हुई 2-3 रिंग के बाद। तो ये हुआ कि डीएम सर अभी मीटिंग में है किसी, अभी थोड़ी देर बाद बात हो पाएगी। मैं एकदम झल्लाई हुई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे ये था कि इसको दवा की ज़रूरत है। और मैंने ऑनलाइन सीएम साहब के यहाँ का नंबर निकाला और उनको कॉल किया। तो जब वहाँ कॉल किया, इत्तेफाक संयोग अच्छा था कह सकते हैं कि वहाँ एक बारी में कॉल रिसीव हुई, और जो भी वहाँ कॉल रिसीव किया हो मुझे नहीं पता। उनसे मैं बहुत झल्ला के बात करी कि आपकी ऐसी सुविधा दे के क्या फ़ायदा जब गायें इस तरीके से मर रही हैं, और मैंने बहुत कुछ कह दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहाँ से बोल रही हैं। मेरा नाम नोट किया उन्होंने और नंबर लिया मेरा। फिर उन्होंने कहा कि 2 मिनट होल्ड पे रहिए। उन्होंने डीएम सर का नंबर निकाल के दिया और बोला कि जिस टोन में आपने मुझसे बात करा है उसी टोन में आप वहाँ भी बात करिएगा। खैर मेरे कॉल करने से पहले उधर से कॉल आ गई थी। डीएम सर ने कहा कि मैम आप वहीं पे रहिए, हम पहुँच रहे हैं। और 15 मिनट भी नहीं लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ जैसे वो भंडारे की
जैसे झुंड आप देखे होंगे, सेम वैसे ही लोग पहुँचे और बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई, बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँच गए, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि उसको हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जो जिधर से आ रहा है इंजेक्शन दे रहा है, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि लंबी सांसें उसने लेना मेरे आंखों के सामने शुरू कर दिया था और मैं थक के वहीं बैठी थी। वहीं सोचा मैंने कि अगर मैं पहले कोई काम करूँगी तो पहले मैं गौशाला पे काम करूँगी और इनको ऐसे नहीं मरने दूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनल भी हम लोगों से जुड़े होते हैं। तो हमें लगा कि सबसे पहले ज़रूरत है कि हम इनको बचाएं, क्योंकि अगर ये यहाँ से चले गए तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हम गंवा देंगे। तो 2019 से जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने गौशाला को दी और गौशाला पे काम करना मैंने शुरू किया। ईश्वर की दया से आज काफ़ी अच्छा चल रहा है गौशाला हमारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप गौशाला चला रही हैं वर्तमान समय में उसमें कितनी गायें हैं और कितने नंदी बैल हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो आप गौशाला चला रही हैं वहाँ पे कोई टाइम शेड्यूल आपने रखा है, सुबह से शाम तक क्या उसमें टाइम शेड्यूल रहता है? क्या आपने कोई टाइम टेबल उसमें बना रखा है कि गाय को कब चारा खिलाना है, उनकी कब दवाइयों का ध्यान रखना है, कब उनकी साफ़ सफाई रखनी है? तो इसका कोई आपने शेड्यूल बना रखा है? सुबह से शाम तक वहाँ पे क्या शेड्यूल रहता है और आप लोग कैसे पूरा गौशाला मैनेज करते हैं? तो इसके बारे में ज़रा बताइए। तो गौशाला में मेरे लगभग 45 से 50 गायें और नंदी होंगे, दोनों को मिला के। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी आपको कि कितने नंदी और कितने गाय होंगी, लेकिन हैं दोनों हमारे यहाँ इक्वली ही होंगे लगभग। और ये सुबह 4 बजे से हमारा शुरू होता है उनको उनकी वहाँ की साफ़ सफाई करना और जो बीमार हैं उनको दवाइयाँ देना और उनकी देखभाल करना। कुछ उसमें गायें ऐसी होती हैं जिनकी जगह चेंज करनी पड़ती है। तो 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम हमारा उधर चला जाता है। उसके बाद हम 3-4 घंटे का रेस्ट लेते हैं। खुद का अपना जो दैनिक काम होता है, इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं कलेक्ट करनी होती हैं, तो कुछ लोगों से मिलना होता है, कुछ लोगों से डोनेशन की या फिर जो जुड़े हुए हैं उनको रिमाइंड कराना होता है। ये काम करते हैं। बीच में नाश्ता भी अपना ले लेते हैं। दोपहर में फिर से इनका जो दवाई वाई का रहता है, जो जैसे बहुत बीमार हैं तो उनको दोपहर की भी दवाइयाँ देनी होती है। इस बीच अगर बाहर से कहीं कोई कॉल आ गई कि मैडम यहाँ पे ये परेशान है, इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग उधर निकल जाते हैं। एक दादी माँ है, वो गौशाला की हमारी प्रॉपर देखभाल करती हैं। जो घायल रहते हैं उनको तो स्पेशली हमें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो उठ नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी मसाज और बाकी उनको जो सिकाई गर्म पानी और नमक का जो, क्योंकि देसी उपचार इन पे ज़्यादा जल्दी काम करता है, तो हम दवाइयों के साथ देसी उपचार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हल्दी का लेप हो गया, गर्म पानी की सिकाई हो गई, सरसों कपूर की सिकाई हो गई, ये सब हम इनको देते हैं, करते हैं। इससे ज़्यादा जल्दी ये रिकवर कर पाते हैं। तो 2 इंसान ऐसे होते हैं जो बीमार और घायल आए हैं, उनको 24 घंटे देख रेख करना होता है। इनफैक्ट रात को भी किसी ना किसी को वहाँ स्टे करना पड़ता है कि वो वहाँ पे उनको देख सकें। अगर रात को कोई परेशानी हुई तो कई बार तो ऐसा होता है कि छोटा बेबी आया है, उसको देख रेख करना है। जैसे हमारा एक भीष्म था, बच्चा था, हम रोड से लेके आए थे। आई थिंक पहली वो ऐसी बीमारी थी जिसको मैंने फेस किया था। उसको कहते हैं हमारे यहाँ सर्रे की बीमारी, जिसका आज भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वो सर्रा ऐसा होता है कि वो 1 दिन से शुरू होता है, वो 15 दिन भी जा सकता है, आपका 24 घंटे भी जा सकता है। खैर हमारा जो बच्चा था उसने 48 घंटे बहुत संघर्ष किए हैं। एंड जब सारे डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैडम हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, तो हम लोगों ने फिर मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर, इसको तकलीफ़ से अब मुक्ति दे दो। तो ऐसी कंडीशन में पूरी रात मैं खुद वहाँ पे स्टे करती हूँ। मैं पर्सनली उन लोगों का देखभाल करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है उनके लिए कुछ करना। तो ये हमारा रूटीन होता है और ज़्यादातर मेरा जो टाइम जाता है वो फील्ड वर्क में ही जाता है, क्योंकि इनके लिए सुविधा कलेक्ट करना और जो घायल और एक्सीडेंट जो केसेस आते हैं उनको हैंडल करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक कटु सत्य भी है कि अगर आपकी जेब खाली है तो आप कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकते। आपको किसी का भला करना है तो आपके पास फंडिंग होना भी जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपको सामाजिक कार्य करना है, आपको देश सेवा करनी है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सेवा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आपने गौशाला स्टार्ट की होगी, तो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ी होगी। आगे चलकर धीरे धीरे आपको लगा होगा कि आपको फंडिंग की जरूरत है।
तो जो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो आप वो कैसे मैनेज करती हैं? क्या भारत सरकार से भी आपको कोई हेल्प मिल रही है, कोई फंडिंग में हेल्प मिल रही है? आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं फंडिंग को? क्योंकि जो भी आप कार्य कर रही हैं उसके हिसाब से फंडिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी आपको। तो आप बताइए कि फंडिंग का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है और वो आप कैसे करती हैं? जी, जब मैंने काम शुरू किया था तब मुझे सच में यही लगा था कि जो मेरी पॉकेट मनी आती है उससे हम बहुत कर लेंगे और उतना करके हम खुश हैं, हमें किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अपने यहाँ का क्या है ना, सेवा भाव की जब बात आती है तो लोग सारा सेवा खुद लेना चाहते हैं कि मुझे ही सारा पुण्य मिल जाए। तो मेरा भी थॉट वही था कि हम जब सेवा करें तो सारा पुण्य हम ही कमा लें, हम किसी और को ना दें। तो जब मैंने शुरू किया तो शुरू में मैंने 2 गाय रखी और 2 गायों का मुझे लगा मैं इजी कर लूँगी। लेकिन जब लोग जानना शुरू किए और फ़ोन आने शुरू हुए तब मेरी ज़रूरत बन गई कि अब मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, अब मुझे पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरे किसी अपने ने धीरज भैया थे, नीरज भैया, उन्होंने कहा कि वर्षा अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें लोगों से मांगना पड़ेगा, तुम पहले मांगना सीखो। और तुम्हारा मैंने देखा है कि तुम नमक रोटी खाओगी लेकिन किसी से बोलोगी नहीं, तो तुम पहले अपनी ये चीज़ें निकालो। आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे पहले मैंने जो मेरी मार्केट थी हमने पर्ची बनवाई अपने यहाँ की और वो अपने लाल गोपालगंज मार्केट में हम निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, 2-4 लोगों ने बहुत प्यार से हमें दिया, भले ही 200 रुपये दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 11 रुपये भी देते थे और मुंह पे पता नहीं कितनी चीज़ें बोली हैं कि बहुत बारी तो ये हुआ कि छोड़ दें, ना करें, हम जितना कर पाएंगे करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो वो दिन भी मैंने देखा है कि लोग कैसे बोल सकते हैं आपको आपके मुँह पे। खैर इस बात का मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा कि ये मेरी जो मैं रास्ते पे चल रही हूँ उसका या आज ये पहला पथ है और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। आज मुझे एक्सपीरियंस तो लेना ही है। पूरा दिन मैं मार्केट में रही हूँ, लगभग 1000 कुछ रुपए मैंने कलेक्ट उस दिन किए थे उसमें से। लेकिन 2 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने आज तक हमारी गौशाला की हेल्प करी है। जैसे शुगम जी अग्रवाल हैं, वो हमारे संस्था के ट्रस्टी बने और उन्होंने बहुत खर्च किया। इनफैक्ट आज जो हमारी गौ माताएँ रह रही हैं वो पूरी जगह शुगम जी अग्रवाल ने बनवाई है और उनका सपोर्ट आज भी बना रहा। और उनके माध्यम से और अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो अब सपोर्ट करते हैं। लोगों से मैं एक अपील और भी करती हूँ कि देखिए, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो आप जहाँ देख रहे हैं कि हाँ ये काम वहाँ चल रहा है, आप उनकी मदद कर दीजिए। और आपको लगता है कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं उसको गलत काम में उपयोग कर सकती हूँ, इस पे नहीं खर्च करूँगी, तो मैं तो कहती हूँ कि मुझे गौशाला में सुविधा की ज़रूरत है, आप मुझे सुविधाएं दे दीजिए, मैं काम तो खुद ही कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, सुविधा की ज़रूरत है। और रही बात सरकारी फ़ंड की, तो उसका मैंने पता किया था, जैसे जहाँ से ये सुविधा निकल रही है तो बहुत हम लोग विकास भवन आए, वहाँ से बात किया, CVO सर से बात हुई हम लोगों की, तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस तब नहीं था क्योंकि 30 रुपये पर गाय आता था वो पैसा और महीने का 900 रुपये वो लगभग होता था। उस 900 रुपये में आप सिर्फ सूखा चारा ही खिला सकते हैं कि वो ज़िंदा रहें, वो हमें करना नहीं था। और काफ़ी प्रेशर हुआ। जैसे हमारे यहाँ अधिकारी थे सीपू गिरी जी सर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें ऐसी संस्थाओं को बुलाया गया जो अपने इंडिविजुअल वो काम कर रहे हों। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो सरकारी फ़ंड से काम कर रहे हैं तब नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग ऐसे कैसे, मतलब हमसे बेहतर काम दे रहे हैं, आप लोग ट्रीटमेंट भी करवा ले रहे हैं, रख भी रहे हैं। तो वहाँ पे यही बात हुई थी कि हमें पब्लिक सपोर्ट मिलता है, हम लोगों के बीच में जाके काम करते हैं और आप मतलब आपको एक व्यापार के रूप में कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रहा है कि आप इतना काम करिए, हम आपको ये फ़ंड देंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर हम व्यापारिक तरीके से मोड़ देंगे ना तो लोग अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देंगे। और हम जो काम कर रहे हैं वो इमोशनल और श्रद्धा के रूप में कर रहे हैं, इस वजह से हमें पब्लिक सपोर्ट मिल जाता है। जी, जैसे आप कई वर्षों से गौशाला चला रही हैं और आप फंडिंग अरेंज करती हैं और गौशाला का काम सुचारू रूप से आप चला रही हैं, लेकिन अभी कई सारी चीज़ें होंगी जो आपके पास नहीं होंगी, मतलब कई सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता गौशाला में होगी और आपको लगता होगा ये सारी चीज़ें अगर फ्यूचर में होंगी तो मैं एक गौशाला को और अच्छे से चला पाऊंगी। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी गौशाला में अभी और ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपको और अच्छी फंडिंग हो जाए तो आप इन चीज़ों को भी गौशाला में रख देंगी तो आपकी गौशाला और सुचारू रूप से चलने लगेगी? तो आप ज़रा बताइए कि आपने फ्यूचर में ऐसा क्या सोच रखा है कि आपको और अच्छे से क्या अरेंजमेंट करने हैं, आपको और अच्छा क्या करना है, आपको गौशाला को और अच्छे से कैसे चलाना है और उसे कैसे बड़ा बनाना है, तो इसके बारे में बताइए कि फ्यूचर में आपने क्या सोचा है। जैसे हम काम जो कर रहे हैं वो गाय
बीमार गायों की देखरेख में कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर जो ज़रूरत पड़ती है वो मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक स्टेटस लगाया था, हमें लिफ्टिंग की आवश्यकता थी और लिफ्टिंग 50,000 की थी। 3 महीने तक मैंने लिफ्टिंग के लिए डोनेशन कलेक्ट किया, लेकिन अब हमारे पास वो कलेक्शन आ गया है और उसको हम लेने के लिए पटियाला जाएंगे। आप अगर गाय से संबंधित कोई भी मशीनरी या फिर अन्य कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें पंजाब पटियाला साइड ही मिलता है, अपने इधर वो चीज़ें उपलब्ध भी नहीं होती हैं। तो डोनेशन चाहिए होगा हॉस्पिटल के लिए, जैसे हमें ज़रूरत है एम्बुलेंस की, हमें हॉस्पिटैलिटी की सुविधा और अच्छी करनी चाहिए। जैसे क्या होता है कभी कभार रूरल एरिया में, गांव में भी, जैसे लोगों ने डेयरी या फिर गाय, एक ही गाय पाल रखा है, बहुत अच्छी गाय होती हैं, वो लोग बहुत प्यार से रखते हैं। वो गाय नहीं होती, वो घर की एक सदस्य हो जाती है। इमोशनल भी और फाइनेंशियली भी वो इतना सपोर्ट करती है लोगों का कि आप यकीन नहीं करेंगे। आप कितने भी टेंशन में रहिए, अगर आप 10 मिनट बैठ के उनके साथ बात कर लें या फिर उनका सर सहला दें, आपका सारा जो माइंड प्रेशर होगा वो दूर हो जाता है। इतना अटैचमेंट रहता है। और एक नॉर्मल सी बीमारी आती है, 1 हफ्ते में गाय आपकी चली जाती है आपके घर से, तो उस सिचुएशन में ज़रूरत है मेडिकल सुविधा को बढ़ाने की। आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कोई दवा ही नहीं है हमारे पास। डॉक्टर सामने से बोलते हैं मैडम आपके गाय को ये प्रॉब्लम हो गई है, हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। तो ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अभी और रिसर्च करे इन पे, और जो सुविधा वो दे रही है उससे और अच्छी दे पाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वो सुविधाओं को निकाल रही है वहाँ से, वो लोकल तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर से तो बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद है कि वो 1-2% पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि जब लोग मुंह पे बोल दें कि मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की दवाइयाँ आप मत लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी इस पर, लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं मैडम आप तो सब जान रही हैं। अब सब जान रही हैं का क्या मतलब होता है, ये नहीं समझ में आता। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि वो कोई भी काम कर रही है तो वो एक बार इसका ज़रूर मुआयना करे कि उसकी सुविधा कहाँ तक पहुँच रही है। ये मेरा मानना है कि ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर। तो आपको पशुओं के उपचार हेतु पशु चिकित्सालयों में आना जाना पड़ता होगा, तो आपने वहाँ की स्थिति भी ठीक ठाक देख रखी होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रयागराज और जो आसपास के क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय हैं तो वो क्या ठीक स्थिति में हैं? क्योंकि मेरा आना जाना वहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर नहीं है तो उनमें सरकार को और क्या मतलब अच्छा करना चाहिए, उनमें सरकार को और क्या व्यवस्था देनी चाहिए जिससे वो ठीक ठाक हो सके। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे मनुष्यों के जो अस्पताल होते हैं, जो हम लोग के अस्पताल होते हैं, उनकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर पशु चिकित्सालय सरकार द्वारा अच्छे से नहीं चलाए जा रहे हैं तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए पशुओं के, जिनमें थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगे लेकिन उनकी जो देख रेख है वो ठीक तरीके से हो जाए। तो इन सब बारे में आपका क्या सोचना है? जैसे अभी थोड़े टाइम पहले, अगर 4 साल पहले की बात करें तो कोई जानता नहीं था कि पशु चिकित्सालय है, लेकिन आज की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि पशु चिकित्सालय है, जो गवर्नमेंट की एक संस्थान है जिसमें गवर्नमेंट डॉक्टर बैठते हैं, उसमें दवाइयाँ फ्री में मिलती है। तो कहीं ना कहीं जागरूक होने की भी ज़रूरत है। हमें पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें हैं। वही दवाइयाँ आपको नॉट फॉर सेल मेडिकल स्टोर पे मिल जा रही हैं। हमें पता है कि नॉट फॉर सेल है, लेकिन हम उस पर पूछते नहीं कि भैया अगर इस पे ये लिखा हुआ है तो आप ये किस हॉस्पिटल से लेके आए हैं। तो सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है। अब तो हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, मैं कहूँगी गवर्नमेंट के, मतलब हर एक ब्लॉक में बन रहे हैं। एक छोटा सा भले ही रूम दे के थोड़ी बहुत दवाइयाँ या फिर डॉक्टर अवेलेबल है। जैसे मैं कहूँगी कि जो ड्यूटी टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सैलरी अगर आप इक्वली दे रहे हो, एक अगर आप इंसान के डॉक्टर की सैलरी देखो और जानवर के डॉक्टर की सैलरी देखो तो सेम ही आएगी। लेकिन उसमें क्या है, इनकी ड्यूटी सिर्फ 2 बजे तक की रहती है। ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी करेंगे और सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है। तो अगर 2 बजे के बाद कोई केस आया तो वो कहाँ जाएगा? और अगर जो है उसके बाद कोई दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप यकीन नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा महंगी गायों की दवाइयाँ होती हैं। अगर नॉर्मल आप
सिर्फ घाव हुआ है, आप एक स्प्रे, एक मलहम और एक खिलाने की टेबलेट लेके जाएंगे, 300 400 500 की आपकी दवाइयाँ हो जाएंगी, और वही दवाइयाँ हमारे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है। तो अगर ये ड्यूटी टाइम हम बढ़ा दें इनका, तो शायद है कि ये सुविधाएं और अच्छी हो सकती हैं। मैं तो इस पर खैर सोच भी रही हूँ। मैंने सोचा था कि अगर कभी मुझे मौका मिला ऊपर तक पहुंचने का, तो मैं इस पे बात करूंगी कि प्लीज़ आप ड्यूटी टाइम बढ़ाइए। आप अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप डॉक्टर ले आइए, डॉक्टर बढ़ाइए, लेकिन ड्यूटी टाइम आप बढ़ाइए। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हो गया, अगर इस टाइम पे कोई इमरजेंसी आ गया तो हमें तो प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, और प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना मतलब बहुत कॉस्टली जाता है, आप समझ लीजिए। जी, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है सोशल मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि अगर आप किसी घायल आदमी को सड़क पर पड़े हुए देखें, आपको कोई एक्सीडेंट हुआ आदमी दिखे सड़क पर, तो आप उसका उपचार करें, उसको फर्स्ट एड का उपचार दें, उसको किसी पास के अस्पताल में भर्ती कराएं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पशुओं के स्थिति में भी गवर्नमेंट को ऐसा ही कुछ करना चाहिए? मतलब पशुओं के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि अगर आप किसी पशु को, किसी कुत्ते को, किसी गाय को या फिर किसी बैल को अगर आप सड़क पर पड़े हुए देखें, घायल अवस्था में देखें, जिसको गाड़ी कुचल गई है, या फिर कोई भी घायल अवस्था में देखें, तो आपको उनको पास के किसी पशु चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहिए या फिर उनका फर्स्ट एड करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम पशुओं के लिए भी चलाना चाहिए? ये मुझे लगता भी है, और गवर्नमेंट ने मुझे लगने से शायद पहले सोचा भी, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा बहुत अच्छी करी है। पहले ये एम्बुलेंस की सुविधा नगर निगमों में होया करती थी, बस हो गया, रूरल एरिया में नहीं दिया करते थे, लेकिन 6 महीने से हमारे यहाँ ये सुविधा दी गई है। लेकिन मैंने पहले आपको जैसे कहा कि जो सुविधा वो दे रहे हैं, क्या वो नीचे तक आ रही हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एम्बुलेंस सुविधा दी है, जैसे अब मैं ये प्रयागराज का ही एरिया ले लूँ। प्रयागराज में जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्बुलेंस दिए गए हैं। प्रयागराज बहुत बड़ा एरिया है, तो शायद है कि एक ब्लॉक, अगर एक ब्लॉक को भी हम लेके चलें तो एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है सुविधा, लेकिन कम सुविधा है। लेकिन उन्हीं कम सुविधा में हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपके प्रयागराज में भी एनिमल को लेके बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। अगर इन NGOs को प्रमोट किया जाए और वही एम्बुलेंस सुविधा इन NGOs को दे दिया जाए। हमारे पास दिन में 10 कॉल आती हैं, क्या गवर्नमेंट के पास जाती होंगी 10 कॉल? बहुत रेयर होगा कि उनके पास जाती होंगी। तो ज़रूरत है कि उन जो सुविधा हैं उनको हम कैसे जन तक सुविधा आसानी से पहुंचा सकते हैं, सोचने की बात ये है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हमें हाईवे पे, सिंगवेरपुर हाईवे पे एक बहुत बड़ा, मतलब गाय का ठोकर मार के ट्रक कोई चला गया था, वो पड़ी हुई थी। रात से हम लोग गौशाला की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें मिली, तो उससे मीटिंग से 1 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी हमारी पशु चिकित्सालय में। तो उन्होंने कहा कि मैडम अब परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता था वो कम हो जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस आ गई है। और जब मैंने एम्बुलेंस वाले नंबर पे कॉल किया तो वहाँ से पता चला कि सिंगवेरपुर की तरफ कोई एम्बुलेंस अलर्ट ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सुविधा गवर्नमेंट दे रही है वो हमें मिल नहीं पा रही है। अगर उसको सुचारू रूप से किया जाए तो शायद है कि काम हम ही लोग शायद और बेहतर काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ज़रूरत है हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो आपके आसपास की जनता, प्रयागराज की जनता, या फिर जो भी आपकी गौशाला के आसपास रह रही हैं, आपको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं और आपको समझ रही हैं, और जो भी आपके कार्यकलापों को देख रही हैं, तो आप उनसे किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद रखती हैं? मतलब आप क्या चाहती हैं कि वो आपको किस तरह से सपोर्ट करें कि आपको उनसे फ़ायदा मिले? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आप आम जनता से किस तरह का सपोर्ट चाहती हैं कि वो आपको गौशाला के ऊपर किस तरह का सपोर्ट करके दें, जिससे कि आप गौशाला को और सुचारू रूप से चला सकें। जी, मैं तो पहली चीज़ तो उनसे ये सपोर्ट चाहूँगी कि वो गाड़ी थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि 80% जो हमें केसेस मिलते हैं वो एक्सीडेंट के केस मिलते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं कि किसी ट्रक वाले ने या ट्रैक्टर वाले ने या फिर 4 व्हीलर वाले ने जानबूझ के डॉग के ऊपर गाड़ी 3 बार 4 बार चढ़ा दी, या फिर किसी बैल के ऊपर, गाय के ऊपर, वो शांति से बैठे हुए हैं, आप चाहो तो साइड से जा सकते हो, लेकिन वो जानबूझ के कर देते हैं। तो ये मुझे हर एक व्यक्ति से अपील है कि वो कृपा करके मतलब इनको जीव जैसा समझना शुरू करे और इनके साथ भेदभाव ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप करना चाहते हो और कर नहीं पाते हो तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, अब गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधा ऐसी है कि आप उनको फ़ोन करोगे तो कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी में उनको हो ही जाएगा।
तो बताना शुरू करें, एक दूसरे से पूछना शुरू करें और एक दूसरे की मदद करना शुरू करें। आज जो हमारे बीच में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो है इंसानियत की। हम अपने अंदर की इंसानियत को मार रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं। अगर वही जग जाएगा तो शायद इतनी परेशानी पे हम आप चर्चा ही नहीं करेंगे कि हमारे बीच में क्या परेशानी चल रही है। तो इलाहाबाद की जनता से मेरी यही अपील है कि वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस्ड करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें हम लोगों का, और जो हो सके इनके लिए थोड़ा करें। ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं, थोड़ा करें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, बस करते रहें, हो गया, कहीं भी करें वो। जैसे आपने मन बनाया कि आपको गौ सेवा करनी है और आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको गौशाला स्टार्ट करनी है और उसी के थ्रू आपको गौ सेवा करनी है, तो जैसे आपका मन बना वैसे कई सारी औरतें होंगी, कई सारी बच्चियां होंगी, कई सारी युवा लड़कियां होंगी, कई सारी गृहिणियां होंगी जिनका लक्ष्य होगा कि उनको गौ सेवा करनी है। तो क्या जिन्हें गौ सेवा करनी है वो आपसे जुड़ सकती हैं? क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं कि अगर उनको आपके जो संस्था है उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं और वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकती हैं, ये भी ज़रा बताइए। जी, मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे लड़कियाँ ही जुड़ें, क्योंकि ज़रूरत है। समझदारी कहते हैं लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी भी होती है। तो अगर लड़कियाँ इस काम में आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार बढ़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी की बहन हूँ और बेटी हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी फ़िक्र करने वाले घर में 4 लोग हैं, और अगर उनको पता है कि ये काम करने से मुझे खुशी मिल रही है तो कहीं ना कहीं मैं 4 लोगों की सोच को लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो शायद है कि नेक्स्ट उनको कभी कोई ऐसा मिलेगा तो उनको ये लगेगा कि मेरी बेटी को या मेरी बहन को ये परेशानी होगी, इससे अच्छा मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ। तो अगर औरतें और लड़कियां इस काम को लेकर सक्रिय होती हैं तो कहीं ना कहीं 2 परिवार या 1 परिवार उनके साथ पूरा इस काम में सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा कि वो हमसे जुड़ें। हमारा सोशल मीडिया पे है, FB पेज भी है वर्षा फाउंडेशन के नाम पे, यूट्यूब पे भी वर्षा फाउंडेशन है। तो जो भी जुड़ना चाहें एक बार वहाँ पे हमें मैसेज करें या फिर उस पर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करें। इससे जुड़ी कोई भी अगर उनको जानकारी चाहिए तो वो भी हमसे वो ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस तरीके से काम करें, सही तरीके को जानें और उस तरीके को आजमाना शुरू करें। जी। जो आपकी गौशाला वर्तमान समय में है तो आप इसका फ्यूचर कहाँ देखती हैं? मतलब आपने क्या सोच रखा है कि वर्तमान में मेरी गौशाला ऐसी है तो इसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए कि आपने मतलब क्या सपना देख रखा है अपनी गौशाला के फ्यूचर के बारे में। फ़िलहाल तो मैंने अपना पूरा जीवन इसको समर्पित किया है कि मैं जब तक जीवित हूँ मैं गौ सेवा करती रहूँगी, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर मैं ये जानती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ इस ज़मीन को मैं फैला दूँ। जैसे अभी हमारे पास 2.5 बीघे प्रॉपर्टी है तो मैं इसको 2.5 से 10 ज़रूर करना चाहूँगी और उसमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहूँगी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखिए जो गाय घर से बाहर निकाल दी गई हैं, जो सांड रोड पे बैठ रहे हैं, उनको एक्चुअल में कहीं बैठने की जगह नहीं है, उनकी मजबूरी है कि वो रोड पे बैठ रहे हैं। तो अगर इनको वो सुविधा दी जाएगी, और हमारी जो गौशाला है वो गंगा किनारे पड़ती है, तो अगर हम उस जगह को ऐसा मैं बना पाऊँगी, एक हॉस्पिटल छोटा सा बना पाऊँगी और बहुत सारी जगह वहाँ पे बना पाऊँगी, तो शायद इनको पानी और खाना वहीं पे मिल जाएगा और मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी ये काम मेरा चलता रहेगा, ये नाम मेरा ज़िंदा रहेगा कि हाँ यहाँ पे गौ सेवा होती है और यहाँ गाय बैठती है, और ये मेरी ज़िंदगी की खुशनसीबी होगी कि मैं ये कर पाऊँ इनके लिए। आप देखने में काफ़ी यंग हैं, पर मैं अपने व्यूवर से बता दूं कि ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में और फंक्शंस में मोटिवेशनल लेक्चर देती हैं और मोटिवेशन से रिलेटेड बातें बताती हैं। आप सबको बताती हैं कि गौ सेवा क्यों करनी चाहिए। आप मोटिवेट करती हैं लोगों को, जिससे गौ सेवा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, गौ सेवा के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और गौ सेवा करने के लिए लोग आगे आएँ। तो आज आप हमारे साथ हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में हैं। हमारे पॉडकास्ट को देखने वाले ज़्यादातर लोग युवा हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हमारे युवाओं को मोटिवेट करें कि उनको गौ सेवा क्यों करना चाहिए, गौ सेवा करने से उनको क्या लाभ है, और प्राचीन काल से ऐसा क्यों बोला जाता है कि हम सभी मनुष्य को गौ सेवा करनी चाहिए। तो उस बारे में आप बताइए, क्योंकि गौ सेवा करने का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होगा, तभी ऐसा कहा जाता है कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए। एक तो भक्तिमय रूप तो है ही कि भक्ति से भी उसको जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं जिनके कारण हमें बोला जाता है कि गौ सेवा करनी चाहिए। जैसे मैंने डोनेशन की बात शुरू में ही कही कि मैं डोनेशन कलेक्ट करने के लिए जाती थी। हमारे यहाँ के एक बहुत नामी व्यक्ति हैं, उनसे हमारी बात हुई
और मैंने उनसे कहा कि सर आप सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मैं नहीं आपसे उम्मीद करती हूँ, लेकिन 2 बोरे चोकर की उम्मीद करती हूँ कि आप मंथली हमें 2 बोरा चोकर ज़रूर प्रोवाइड करवा दें। मैं पैसे की बात नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम तो गौ सेवा पिछले 2016 से कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझे आपसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्या करें आपके यहाँ गाय हैं? उन्होंने कहा कि हम वृंदावन जाके वहाँ पे हरा चारा और भूसे का दे आते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि क्या सिर्फ वृंदावन की गाय हैं? कान्हा जी क्या सिर्फ वहीं वास करते हैं और नहीं हैं? तो मुझे ये लगा कि अगर वो दिया तले अंधेरा वाली कहावत मुझे सच्ची लगी कि सही में दूर की ढोल सुहावन होती है, दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने उनसे कहा सर अपने यहाँ की गाय भी गाय हैं, आपको यहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैडम सोचेंगे हम। तो इसके लिए तो मेरा जीवन मैं कहूँगी दर्शकों को कि देखना चाहिए। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर ने हाई स्कूल पास किया, वो भी बहुत मुश्किल से किया। घर में उनको बहुत मिन्नतें करनी पड़ी, तब उन्होंने 10th क्लास पास किया। और सेम सिचुएशन मेरे साथ रही है, क्योंकि गांव का जो माहौल है वो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि 12th पास हो गए तो BA में कहीं भी एडमिशन करवा देंगे, फिर शादियां देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और इनसे जुड़ी इतने रोज़गार हैं कि अगर रोज़गार गिनाना शुरू कर दें तो शायद दिन कम पड़ जाएं। अभी कल ही मेरी एक लेडी से मुलाकात हुई, आभा सिंह जी से, जो इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने भी केचुए की खाद का शुरू किया है काम, बहुत अच्छा जा रहा है। हम लोगों ने पहली बार में जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें लगभग 40 से 50 कुंटल हमने खाद निकाली थी और बहुत अच्छे दाम पे वो निकल गई थी। तो जो किसान लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हम कहाँ जाएं काम करें, हमें काम नहीं समझ में आता, हम क्या करें, वो अपनी देसी चीज़ों को अपना ले ना, अपनी ही चीज़ों को अपना ले, उस पर काम करे, आराम से काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे आपको 2 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तक का जो सफ़र रहा, 10 गायों का खर्चा मैं खुद वहन करती थी, आप समझ लीजिए, जो खुशी करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर हम इनसे डेयरी प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं करते हैं तो आप सिर्फ इनको चारा दीजिए और आप 10 गाय आराम से खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप डेयरी प्रोडक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा इनको खिला दीजिए। आप समझिए कि 2018 के बाद हम लोगों को दूध कभी ख़रीदना नहीं पड़ा, भले हम उसको इस्तेमाल, मैं नहीं पीती हूँ दूध, मैं आपको बताऊँ, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता है। मैं देसी मट्ठा जो हमारे यहाँ बनता है मैं उसका सेवन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। 2018 के बाद आज तक हमें दूध नहीं लेना पड़ा, जबकि हमारे पास दुधारू गाय थी ही नहीं। हमारे पास तो वही गाय आई थी जिनको लोगों ने धुतकार दिया था कि हम आपको नहीं रख सकते हैं, और ऐसी बुरी कंडीशन में आई थी कि लोग देखते थे तो ये कहते थे कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो के पागल हो गई हैं, ये क्या कर रही हैं आप। लेकिन आज उन्हीं से हमारी गौशाला चल रही है, हमारी शान है वो, मेरा जीवन है वो। तो गौ सेवा बहुत पावन कार्य है। अगर धार्मिक आस्था से देखें तो बहुत पुण्य आपको मिलेगा। अगर आप साइंटिफिक रीज़न से देखें तो आपको अगर आज के टाइम पे स्वस्थ रहना तो आपको गायों के बीच में रहना चाहिए। गाय से अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारे साइंस ये कहता है कि जो धरती पे 2 ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही देते हैं, वो गाय और सांप है। और इन दोनों की आज के टाइम पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जबकि इनके गाय का जो भी प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए कोरोना में कितना हेल्पफुल रहा है, इनके हवन का कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था, इनके गोबर का कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था, पंचगव्य का कितना अच्छा। आज भी गुजरात में एक हॉस्पिटल है जो इस बात का दावा करता है कि मैं 100% जो है आपको कैंसर से निजात दिला सकता हूँ सिर्फ गाय के प्रोडक्ट से, आपको बस वहाँ जाके रहना है। तो मतलब ये चमत्कार, इसको चमत्कार कह लीजिए या फिर एक औषधि कह लीजिए जो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल है, बस समझने की ज़रूरत है। आप जिस रूप में इनको समझना चाहोगे आप समझ सकते हो, चाहे आप साइंस देख लो, चाहे अध्यात्म देख लो, चाहे आप कृषि विज्ञान देख लो, आपको तीनों में इन्हीं की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बस जुड़ो इनसे, इनको बचाओ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, वर्षा अग्रवाल जी ने लिखी है, वो मेरे नाम से मैम है जी। तो उनकी किताब जब मैंने ली तो मैंने इसी बात से ली कि वर्षा जी ने लिखा है तो कुछ खास होगा। तो उन्होंने भारतीय गौ संप्रदाय एक पुस्तक लिखी है।
जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी। उन्होंने बताया कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उससे पहले जो हमारे पास देसी नस्लें हुआ करती थी वो लगभग 100 के ऊपर हुआ करती थी, और आज आप देख लीजिए आपको 20-25 से ज़्यादा नहीं मिलेंगी, वो भी प्योर गाय हैं ही नहीं, वो कहीं ना कहीं फिजिशियन से कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ज़रूरत है हम अपनी चीज़ों को संभालें और जानें, हम अपनी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। आपसे इतनी देर बातें की और आपको देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो वाणी है और आपका जो फेस है वो जया किशोरी जिससे काफ़ी मिलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या फ्यूचर में आपका कोई इंटरेस्ट है कि आप कथावाचक बनेगी, मतलब आप चाहती हैं कि फ्यूचर में आप कथावाचक बने? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बातें आप बताना चाहती हैं समाज में वो एक कथावाचक बन के आप अच्छे से समाज में बता सकती हैं। मतलब गौ सेवा क्यों करनी चाहिए, गौ सेवा से रिलेटेड या फिर गौशाला से रिलेटेड जो भी बात है वो आप एक कथावाचक बनकर अच्छे से बता सकती हैं, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो क्या आप चाहती हैं कि फ्यूचर में आप कथावाचक बने? मैं कथावाचक इसलिए भी नहीं बनना चाहूँगी क्योंकि देखिए श्रद्धा जो भक्ति और श्रद्धा जो होती है वो हर मनुष्य में होती है, हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है उस चीज़ को देखने का और समझने का। तो लोग ये कहते हैं कि गौशाला सिर्फ संत चलाते हैं क्योंकि उनके पास जजमान हैं, उनके पास भक्तजन हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो गौशाला कोई भी चला सकता है, श्रद्धा कोई भी दिखा सकता है, भक्ति कोई भी कर सकता है। मैं सिर्फ, मेरा ये मानना है कि मैं इंसान बन के पैदा हुई हूँ, मुझे किसी भी सिचुएशन में अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखना है, मैं उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा मैं कपड़ा वपड़ा पहनने का शौक़ रखती हूँ, तो मैं कथावाचक नहीं बन पाऊँगी क्योंकि जो अध्यात्म का जीवन है उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको 10 लोग आदर्श मानते हैं तो आपको उस चीज़ को अपने निजी जीवन में ढालना होता है। और अक्सर गलतियां यही हो जाती हैं कि हम लोगों को तो कहते हैं लेकिन हम खुद नहीं कर पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के टाइम पे आप अच्छे इंसान बन के रहो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। गौ सेवा कोई कर सकता है, भक्ति कोई कर सकता है। जैसे मैंने पिछले साल एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने केदारनाथ जाके अपने डॉग को दर्शन कराया और उस पर बड़ा विवाद हुआ कि कुत्ता कैसे पहुंच गया। तो उस पर हमारे यहाँ के जो अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि, मैं नाम थोड़ा सा स्लिप कर रही हूँ, उन्होंने उसके लिए कहा कि आप लोग उसका विरोध कर रहे हो जिसका नाम ही पशुपतिनाथ है। मतलब उनका एक नाम भी ऐसा है कि उन्होंने जानवरों के लिए, और सच में जब मैंने शिव पुराण में इनकी कथा सुनी तो एक दौर जब आया जब इनका पारिवारिक हर एक चीज़ अच्छा चल रहा था, नंदी जी कुछ बात से रुष्ट हुए और जब वो धरती पे आए तो उन्होंने देखा कि जीवों के साथ कितना अनर्थ हो रहा है। तब उन्हें लगा कि वो कैलाश में ही सेफ़ हैं। वो वापस चले गए, 2 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं। जब माता जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ नंदी, तुम इतना परेशान क्यों, तब उन्होंने बताया माता धरती पे नंदियों के साथ और गौ माताओं के साथ, छोटे छोटे जीवों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तब साक्षात भोलेनाथ हमारे धरती पे पधारे थे और लोगों को कुछ ऐसा नहीं किया था, उन्होंने चमत्कार नहीं किया था, एक साधारण रूप में वो प्रकट हुए थे और नॉर्मल जीवन व्यतीत करने के बाद उन्होंने बताया था कि पारिवारिक जीवन में भी जीवों का कितना महत्व है। तो ये पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सब ऐसे ही है कोई उठाया लिख के चला गया। इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी गहरी चीज़ें इसमें लिखी हैं। तो सब समझने के ऊपर है कि आप किस चीज़ को किस नज़रिए से समझ रहे हैं। आप गौ सेवा करती हैं, गाय से जुड़ी हैं, तो हमारे देश में बूचड़ खाने की जो समस्या है वो किसी से छुपी नहीं है। और बूचड़ खाने इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ टैक्स उससे गवर्नमेंट को मिलता है। मतलब गवर्नमेंट उससे बहुत सारा टैक्स कमाती है और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में जो गायों का मांस है, बैल का मांस है, वो एक्सपोर्ट होता है और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा सरकार को मिलता है। इसलिए बूचड़ खाना बंद नहीं हो सकता, एकाएक तो बंद नहीं हो सकता है सरकार धीरे धीरे बंद करे, लेकिन एकाएक तो बंद नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वहाँ से मिलता है और इतना ज़्यादा लॉस सरकार नहीं उठा सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सजेशन देंगी सरकार को कि बूचड़ खानों को कैसे बंद करना चाहिए धीरे धीरे, मतलब उनको कैसे उसको धीरे धीरे व्यवस्थित करना चाहिए जिससे जो बूचड़ खाने की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो, और जो गायों को जो काटी जा रही हैं, जो बैलों को काटा जा रहा है, जो इनको अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनको इलीगल तरीके से काटा जाता है, इलीगल तरीके से बाहर भेजा जाता है, तो वो उसमें कैसे रोकथाम होनी चाहिए?
जी, मैंने बहुत बारी इसको सोचा और इस पे मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। पहली चीज़ तो ये, जैसे अभी हमारा साइंस इस चीज़ पे लगा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीमन ऐसे तैयार करें जिसमें हमें गाय ही 100% मिल पाए, हमें नंदी ना मिले। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि 80% हमारे नंदी ही कट रहे हैं, क्योंकि उन आज के टाइम पे उनका कोई काम नहीं है। पहले रहता था, खेती होती थी, लोग संसाधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसमें इनका 100% रोल रहता था आम तौर के जीवन में। आज वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे संसाधन आ गए हैं जिससे हम फटाफट से वो काम कर सकते हैं। तो नंदी का कहीं ना कहीं हमारे जीवन से एक उपयोग ख़त्म हो गया है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी बढ़ावा देना चाहिए कि हमें गाय मिल पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे रहता था पहले, गांव में आप जाते थे तो आपको 3-4 गायें ज़रूर हर घर में मिलती थी। कुछ मिले या ना मिले, उनके पास रहने के लिए भी घर ना हो, लेकिन उनके दरवाजे पे गाय ज़रूर रहती थी। आज के टाइम पे वो नहीं है, वो गाय रखना ही नहीं चाहते हैं, उनको गाय बोझिल लगने लगी हैं। उसका कारण ये भी है कि पहले रहता था इनके गोबर की बहुत वैल्यूएशन होती थी, क्योंकि हम उसी 100% हमारी खेती सिर्फ गोबर के खाद पे इंडिपेंडेंट थी। आज के टाइम पे हमें यूरिया मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खाद मिल रहे हैं। यहाँ तक कि घास वाली ऐसी खादें आती हैं, खेत में डाल दो घास ख़त्म हो जाती हैं, पौधे रह जाते हैं। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ लोग बना रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो लोग इनका उपयोग करना बंद कर दिए। जब ये आम तौर पे इनका उपयोग ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसे ख़तरनाक रूप लेंगी जिसको हम और आप कभी नहीं रोक पाएंगे। तो इसका यही है कि मतलब थोड़ा सा जागरूकता हमें बढ़ाना चाहिए। और अगर गौशालाओं की इतनी अच्छी सुविधा है तो नंदीशाला की भी सुविधा होनी चाहिए। और आम तौर से अगर देखा जाए कि अगर आप गौशाला में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, तो हम जैसे जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं, आप इनके ऊपर वो जिम्मेदारियां दे दीजिए ना, ये चलाएंगे। आप जो दे रहे हो 50 रुपये 30 रुपये आप वो दो, बाकी जो होगा वो हम करेंगे ना। लेकिन आप वो अपनी गौशाला की जिम्मेदारी हमें देना तो शुरू करो, आप उसमें तो श्योर हो। क्योंकि जब मैंने उस मीटिंग में ये बात कही कि आप गौशाला चला रहे हैं, हमें जगह की ज़रूरत है, आप गौशाला दे दीजिए, हम उसकी देख रेख करेंगे। तब हमें वापस जवाब में मिलता, अगर आपने उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया तो। अगर हमने कब्ज़ा भी कर लिया तो हम गौसेवा ही कर रहे हैं ना। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारी गौ सेवा चलनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर लोगे। अगर आप उसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे तो नेगेटिव पॉइंट यही रहेगा कि हम ज़मीन पे कब्ज़ा करें या ना करें, वो ज़मीन तो हमारी ही है ना, अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो आप इतना क्यों सोच रहे हो। अगर हम उस चीज़ के लिए अपना लगा के सोच रहे हैं तो आप हम पे भरोसा करके तो देखो, हमें एक मौका तो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे युवक हैं जो काम करना चाहते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें वो मौका नहीं दिया जाता है। मौका उनको दिया जाता है जिनके पास सारी चीज़ें हैं, जिनको उस मौके की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत है उस मौके की, आप हमें मौका दो, हम ना करके दिखाएं, हमसे वो चांस ले लो आप जो हमें आपने दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि मुझे और मुझ जैसी जितनी भी लड़कियां या फिर बॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करिए ना। आपको इतनी गौशाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गायें आप समझ लीजिए रूरल एरिया से या फिर जो है टाउन एरिया से अच्छी गायें, पालतू गायें गायब हो जाती हैं। रात को इंसान चारा डाला, बाउंड्री के बाहर बांध दिया, सुबह निकला, उनकी गौरी गायब। सामने वाले बंदे को तो हार्ट अटैक आ गया भाई कि उनकी गौरी गायब, क्योंकि वो पिछले 10 साल से उनको पाल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो गायें छूटी हुई हैं सिर्फ लोग उनको उठा रहे हैं, इसमें घर की भी गायें गायब हो जा रही हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनका बहुत अच्छे लेवल पे व्यापार चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का मानना है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। नॉनवेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे जितनी सब्सिडी हमें डेयरी प्रोडक्शन पे नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा हमें मत्स्य उत्पादन पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये सब भेदभाव वाली चीज़ें हैं। आज अगर कोई ये बोल रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार है। हम प्रचार प्रसार उस लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर आप हमसे बात करें तो हम किसी भी PVR या फिर कहीं पे भी किसी सेलिब्रिटी से हम अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आएगा ना कि अगर मेरे पास 1 रुपये है तो मैं वो बीमार गाय के ऊपर खर्च करूँगी ना। मेरे लिए तो ये फालतू की चीज़ है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो हम कहाँ से करेंगे उनको करने के लिए। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि हर दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है।
कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, हमें मौके की ज़रूरत है। जैसे आपकी उम्र में लड़कियों का सपना होता है कि उनको किस कॉलेज में जाना है, उनको किस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है, उनको कैरियर किस फील्ड में बनाना है, उनको कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने अपना पूरा जो लाइफ है वो गौ सेवा में समर्पित कर दिया है, और क्या आपने अपना पूरा कैरियर भी अपने गौशाला को समर्पित कर दिया है? क्या आप इसके अलावा और कुछ अपने फ्यूचर में नहीं करना चाहती हैं? आप गौशाला में ही अपना पूरा फ्यूचर देना चाहती हैं और गायों के बीच में ही अपना पूरा जो समय है, भविष्य का जो भी समय है, वो गायों के बीच में ही व्यतीत करना चाहती हैं? क्या सोचा है आपने अपने फ्यूचर के बारे में? जी, मैं पूरा समय इसमें देना चाह रही हूँ। जैसे आपने सही पूछा। जैसे कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अभी तो आप कर रही हैं, आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो जाएगी तब आपका हस्बैंड ये अलाउ करेगा? भाई खुलेआम मैं ये काम कर रही हूँ, और कोई अगर आएगा मेरे साथ ये करने के लिए, शादी करने के लिए, या कोई परिवार मुझसे जुड़ना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे साथ मेरे काम को अपनाएगा, तभी तो वो बहुत हिम्मत करके ही आएगा। क्योंकि मैं अपने घर में टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मैं उनके घर में भी सेम यही रहेगा, क्योंकि मैं अब इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकती। इसके साथ अगर कोई एडजस्ट कर सकता है तो वो आ सकता है, इसके साथ अगर नहीं कर पाएगा तो शायद है कि मैं ना ही करूँ, और करूँगी भी तो ऐसे व्यक्ति के साथ करूँगी जो मेरे से ज़्यादा मेरे काम को तवज्जो दे, इसको समझे। मैंने अभी तक आपके सार्वजनिक जीवन के बारे में बातें की, और सच मानिए तो आपके जो सार्वजनिक जीवन है उससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ समाज के प्रति कुछ कार्य करने चाहिए। तो मैं आपसे अब आपके निजी जीवन के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या आपके फैमिली से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है गौ सेवा करने के लिए, जो आपने गौशाला स्टार्ट की है? तो क्या आपके फैमिली की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, या फिर वो कुछ सामाजिक कार्य करने से आपको रोकते हैं? जी, मेरे माता पिता मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और शायद है कि मेरी मम्मी के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। बाकी अगर पारिवारिक तौर से देखा जाए तो सबने मेरा खुलेआम विरोध किया। इनफैक्ट मेरे चरित्र पे भी बहुत लोगों ने बोला, लेकिन वो दौर था, एक हफ्ते रो के बिताए हैं मैंने। आज समझ में आता है लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही, अपना काम है काम करना। क्योंकि हाथी जब जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो अनाज भी देते हैं, पैर भी छूते हैं, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, ये चल दिए हैं अनाज लेने के लिए। तो सबकी अपनी मेंटालिटी है, वो करेंगे। बस ये काम है कि आज मुझे समाज में एक पहचान दिया है, आज लोग मुझे जानते हैं तो इस नाम से जानते हैं कि गौ सेवक हैं, ये गौ माता की सेवा करती हैं। या फिर आज अगर कोई मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहता है तो वो इस काम की वजह से बुलाना चाहता है। अगर मैं उस जगह पे रह गई होती तो क्या मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिलती? कभी नहीं मिल पाती मुझे। बस ये है कि मैंने घर वालों को कभी धोखा नहीं दिया। मैंने घर वालों को हमेशा अपनी सच्चाई उनके सामने रखी है। मैंने अच्छा किया तो, बुरा किया तो कभी माँ बाप से छिपाया नहीं। उनको सब पता होता है मेरे बारे में। इनफैक्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी माँ को पता है कि मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ। तो मम्मी पापा मेरे फुल सपोर्ट में रहते हैं। अब उनको अच्छा भी लगता है। अगर मेरे पापा के सामने ये सारी बात कर रहे होते तो शायद वो सुन के रो रहे होते। वो बहुत इमोशन से भरे हुए हैं। तो अगर कोई तारीफ़ कर देता है उनसे मेरी, तो वो रो देते हैं बिल्कुल। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे ही हैं, वो बहुत इमोशनल है, उन्हें अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे घर पे आज भी ऐसे ही देसी डॉग जो हैं वो 12-13 डॉग होंगे, और बहुत सारे गाय और नंदी हैं जो मतलब ऐसे ही आके हमारे यहाँ बैठते हैं। और मेरे पापा को 12 बज जाता है नहा के भोजन करने में, क्योंकि वो सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा टाइम इनको देते हैं। और वो जिधर निकलते हैं उनकी गायें उधर देखती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि वो शायद घास लेने गए हैं। उनके कुत्ते सारे उनके पीछे पीछे जाएंगे। पापा बोलते भी रहेंगे तो नहीं, पापा अगर चेयर पे बैठे हैं तो सारे इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन सब से मुझ में आई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी गौशाला से कोई गाय अडॉप्ट करना चाहता है तो क्या वो अडॉप्ट कर सकता है? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का हो सकता है कि उनको लगता है कि गौशाला से गाय अडॉप्ट की जा सकती है। तो मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ कि उनकी अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो सके। तो क्या आपकी गौशाला से अगर कोई गाय अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अडॉप्ट कर सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था आपने दे रखी है कि अगर कोई आपकी गौशाला से गाय अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर ले? नहीं, मैं घर ले जाने के लिए तो गाय वहाँ से नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जो गायें हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मेरे से वो कनेक्ट हैं, और मैं उनको दूर नहीं भेज सकती खुद से। तो जैसे मैंने अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू करी है, तो दिल्ली से एक सीए हैं, सीए साहब हैं, उन्होंने हमारे यहाँ की 3 गायों को, 2 गायों को और एक नंदी को अडॉप्ट किया है। प्यारू हो गई, और राधू हो गई, और डमरू हो गया। इन 3 को उन्होंने
अडॉप्ट किया हुआ है तो उसका मंथली जो भी खर्चा आता है वो अपने हिसाब से वो भेजते हैं। बाकी जो कम होता है या फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो आप हमारे यहाँ उनकी अडॉप्ट करने का मतलब है हम रखेंगे, हम आप उनकी सुविधा दे सकते हो हमारे यहाँ। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो गौशाला में गाय आती हैं या फिर जो नंदी बैल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मतलब क्या कोई आपको इन्फॉर्म करता है? जैसे कुछ गाय अगर घायल अवस्था में पड़ी है, कुछ रोड में पड़ी हैं, तो क्या कोई आपको इन्फॉर्म करता है तो आप वहाँ जाकर गायों को ले आते हैं अपने गौशाला में और उनको फिर सुरक्षित कर लेते हैं? या फिर जो आप आवारा जो गाय होती हैं जो प्लास्टिक खा रही हैं, जो कूड़ा खा रही हैं, तो क्या वहाँ से किसी तरह की आपको हेल्प मिलती है कि अगर कोई गाय आवारा घूम रही है तो वहाँ से कोई आपको फ़ोन चला जाता है कि ऐसी गाय आवारा घूम रही है, वहाँ से आप गाय को उठा लीजिए, गाय को अपने पास रख लीजिए? तो आपको कहाँ से ये सब सूचना मिलती है कि किस गाय को अडॉप्ट करना है? और आपके गौशाला में जो गाय है वो कहाँ से आती हैं? क्या मतलब आपने कुछ लोगों को ऐसे फैला रखा है जो आपको पल पल खबर देते हैं कि हाँ गाय यहाँ पे हैं, आप इसको अपने गौशाला में रखिए? किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? हमारा जो नंबर सोशल मीडिया पे दिया गया है वो दिन भर मतलब सुबह 7 बजे से शुरू होता है और रात के 11 बजे तक वो एक्टिव रहता है। उस नंबर पे हम काम करते हैं, तो जो उस पर सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट हुआ है हम लोग उनको ले आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और रही बात ऐसे गायों की जो जिनको छोड़ दिया गया है और उनको रखना, तो बहुत सारी गायें हैं। अगर हम उन गायों को रखने लगेंगे तो ये गायें छूट जाएंगी जिनको आवश्यकता है, जिनको उस वक्त मतलब जो एक घायल पशु की आवश्यकता होती है वो फिर मिस हो जाएगी, तो हम उनको नहीं रख पाते। हम धीरे धीरे जगह वहाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़मीनें हमारे पास है, हमारे पास छाया की कमी है, तो हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास घर बनता जाएगा वैसे वैसे हम गाय बढ़ाते जाएंगे। और गाय रखने का मतलब ये है कि सिर्फ गाय बांध लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको चारा देना, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ये फंड बढ़ेगा वैसे वैसे हम गाय बढ़ाते चले जाएंगे उधर पे, तो ये कोशिश है हमारी। जी, जाते जाते अगर आप कोई बात हमारे व्यूवर से शेयर करना चाहती हैं गौशाला के बारे में, गौ सेवा के बारे में, या फिर दिल की कुछ भी बात अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो आप हमारे व्यूवर से कर सकती हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, कोई भेदभाव मत करिए। ये भी जीव हैं, इनको जीव की तरह समझिए और ख्याल रखिए इनका भी, अपना भी, स्वस्थ रहिए। और मेरी संस्था को बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ मेरी संस्था को विज़िट करिए और जो भी सुविधा आप वहाँ से लेना चाहते हैं या गौशाला को देना चाहते हैं प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। उसमें संपर्क सूत्र भी है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे वर्षा फाउंडेशन को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और सच मानिए तो आपसे बात करके मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि मुझे भी कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है और जो भी आपकी जो आईडी है, सोशल मीडिया की जो आईडी है, मैं वीडियो के नीचे पोस्ट कर दूँ। तो जिसको भी आपसे कॉन्टैक्ट करना होगा, जिसे भी आपसे बात करनी होगी, जो भी आपसे संपर्क करना चाहेंगे या फिर जुड़ना चाहेंगे, तो वो आसानी से आपसे जुड़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू समाज में जो भी मनुष्य है या फिर जो भी पशु हैं या फिर जो भी बेचारे बेजुबान जानवर हैं उनको कुछ फ़ायदा मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि हम अगर जा के कुछ सामाजिक कार्य नहीं कर सकते तो हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंचा के भी कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में भी कुछ समाज के प्रति कार्य करने की एक प्रबल इच्छा बढ़े। तो आप समय निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट में आई, क्योंकि काफ़ी आपका जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता है और आप अपने बिजी शेड्यूल में से आप इतना सारा समय निकालकर हमारे इस पॉडकास्ट में आई, उसके लिए दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आशा करता हूं कि अगर अगली बार हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपसे बात करने का मन करेगा, तो आप फिर से हमारे लिए समय निकालेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो गौशाला है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। तो इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।